दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही अच्छी, मज़ेदार और बहुत ही रोचक कहानी है। कहानी सुनने में आपको मज़ा आएगा। उसके अलावा दोस्तों, आज की इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द ब्लाइंड एक्सपर्ट्स। क्या अर्थ हुआ दोस्तों? एक्सपर्ट का मतलब होता है किसी चीज़ में निपुण होना, किसी चीज़ में माहिर होना, या कह सकते हैं विशेषज्ञ होना किसी भी चीज़ का। और ब्लाइंड का मतलब होता है अंधा, अंधा विशेषज्ञ। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है, आप कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने। यदि आज की कहानी में आपको कोई भी नया शब्द या फिर नया स्ट्रक्चर मिले, आप उसे नोट करें। और यदि कहानी अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। The king of अंधक city was said to be a noble king। क्या अर्थ हुआ? द किंग ऑफ द अंधक सिटी was said to be a। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का वाक्य है। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई पैसिव में वाक्य बनाएंगे तो वहाँ was या वर्ब का यूज़ किया जाता है हेल्पिंग ऑफ के रूप में, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। तो क्या अर्थ हुआ? द किंग ऑफ अंधक सिटी मतलब कि अंधक शहर का राजा वॉज सैड कहा जाता था, टू बी अ नोबल किंग। नोबल का मतलब होता है नेक, एक नेक राजा कहा जाता। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि अंधक के राजा, अंधक शहर के राजा को एक नेक राजा कहा जाता था। इन ऑर्डर टू फुलफिल हिज रॉयल ड्यूटीज़ ही हिमसेल्फ लिसनड टू द कंप्लेंट्स ऑफ हिज सब्जेक्ट्स एंड ट्राइड टू रिड्रेस देयर ग्रीवियंसेस। क्या अर्थ हुआ? इन ऑर्डर टू फुलफिल हिज रॉयल ड्यूटीज़। दोस्तों, इन ऑर्डर टू का मतलब होता है के लिए या फिर के वास्ते, और फुलफिल का मतलब होता है पूरा करना, और रॉयल ड्यूटीज़ का मतलब होता है शाही कर्तव्य। तो क्या अर्थ हुआ कि इन ऑर्डर टू फुलफिल हिज रॉयल ड्यूटीज़ मतलब अपने शाही कर्तव्यों को पूरा करने के लिए ही हिमसेल्फ लिसनड टू द कंप्लेंट्स, वह खुद शिकायतों को सुनता था। और दोस्तों, ये पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है, इसलिए यहाँ सेकंड फॉर्म लगाई गई है। वह खुद शिकायतों को सुनता था, ऑफ हिज सब्जेक्ट्स अपनी प्रजा की, एंड ट्राइड और कोशिश करता था, टू रिड्रेस देयर ग्रीवियंसेस। और दोस्तों, आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए। रिड्रेस का मतलब होता है किसी चीज़ का निवारण करना, और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ग्रीवियंसेस का मतलब शिकायतें। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि अपने शाही कर्तव्यों को पूरा करने के लिए वह खुद अपनी प्रजा की शिकायतों को सुनता था, एंड ट्राई टू रिड्रेस देयर ग्रीवियंसेस, और उनकी शिकायतों का निवारण करने की कोशिश करता था। मोस्ट ऑफ हिज पीपल उसके ज़्यादातर लोग हैड एन ईजी एक्सेस। दोस्तों, एक्सेस का मतलब होता है पैट, कहीं आना जाने को एक्सेस कहा जाता है। मोस्ट ऑफ हिज पीपल हैड एन ईजी एक्सेस टू हिज रॉयल कोर्ट। इसका मतलब हुआ कि उसके अधिकतर लोगों के पास उसके शाही दरबार का जो एक्सेस था, मतलब जो उसका आना जाना था, वो उनके लिए काफ़ी क्या था, ईजी था, मतलब कि आसान था। वेयर दे वर अलाउड टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स फ्रीली एंड फियरलेसली। वेयर दे वर अलाउड। दोस्तों, ये जो वाक्य ये भी पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का वाक्य है, जहाँ पर वॉज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। और दे का मतलब होता है वे या फिर वे लोग। तो क्या अर्थ हुआ? वेयर दे वर अलाउड, जहाँ उन्हें अनुमति थी, टू एक्सप्रेस व्यक्त करने की, देमसेल्व्स अपने आप को, फ्रीली स्वतंत्र रूप से, एंड फियरलेसली, फियरलेसली का मतलब होता है निडरता से। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि उसके जो मोस्ट ऑफ उसके जो ज़्यादातर लोग थे उनके पास उसके शाही दरबार में जाने की जो थी वो आसानी थी, उनके लिए आसान था।
वेयर देवर अलाउड, जहाँ पे उनको अनुमति थी टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स, खुद को व्यक्त करने की, फ्रीली स्वतंत्रता से खुद को व्यक्त करने की, एंड फियरलेसली और निडरता से। आगे देखिए। One day an old man accompanied by his two totally blind sons entered the royal court। दोस्तों ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। accompanied का मतलब होता है किसी को साथ जाना, किसी का साथ होना। one day मतलब एक दिन। an old man एक बूढ़ा आदमी, accompanied by his two totally blind sons अपने पूरी तरह से दो अंधे बेटों के साथ एंटर्ड द रॉयल कोर्ट शाही दरबार में प्रवेश किया। पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि एक दिन एक बूढ़े आदमी ने अपने पूरी तरह से अंधे बेटों के साथ, अपने दो अंधे बेटों के साथ शाही दरबार में प्रवेश किया। द ओल्ड मैन बोड बिफोर द किंग इन डिफरेंस टू हिम एंड सेड। दोस्तों बो का मतलब होता है झुकना किसी व्यक्ति के आगे, सेकंड फॉर्म में बोड, और ये पास्ट इंडेफिनिट का ही वाक्य है। द ओल्ड मैन बोड बिफोर द किंग, बिफोर का मतलब पहले होता है, बिफोर का मतलब सामने भी होता है, तो यहाँ इसका अर्थ है सामने। द ओल्ड मैन बोड बिफोर द किंग इन डिफरेंस टू हिम, क्या अर्थ हुआ कि बूढ़ा आदमी राजा के सामने इन डिफरेंस उनके सम्मान में झुका, एंड सैड और कहा, योर मजेस्टी महाराज, अनफॉर्चुनेटली दीज डेज आई एम लिविंग इन एक्यूट पॉवर्टी। और दोस्तों अनफॉर्चुनेटली का मतलब होता है दुर्भाग्य से, और ये एडवर्ब है। एडवर्ब का मतलब होता है ऐसा शब्द जो किसी वर्ब की विशेषता के बारे में बताता है। तो क्या अर्थ हुआ, उसने क्या कहा कि महाराज अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से, या कह सकते हैं दुर्भाग्य से, दीज डेज इन दिनों, आई एम लिविंग इन एक्यूट पॉवर्टी, मैं बहुत अधिक गरीबी में, निर्धनता में जी रहा हूँ। और दोस्तों ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है जहाँ पर इज एम आर के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाई जाती है। तो उसने क्या कहा कि महाराज दुर्भाग्य से इन दिनों मैं बहुत निर्धन मतलब गरीबी में जी रहा हूँ। पॉवर्टी का मतलब होता है गरीबी या फिर निर्धनता। इट इज़ अ मैटर ऑफ टाइम, और इट इज़ अ मैटर ऑफ टाइम बिफोर आई राइज टू फेम अगेन। और ये जो है वो एक मुद्दा है ऑफ टाइम, समय का, बिफोर आई राइज, जब इससे पहले कि मैं दोबारा उठूँ, टू फेम अगेन मतलब दोबारा से मैं प्रसिद्ध हो जाऊँ, एंड अर्न मनी और पैसे कमाऊँ। हाउएवर हालांकि, एट द मोमेंट इस क्षण, आई एम बैडली इन नीड मतलब मैं बहुत ज़्यादा ज़रूरत में हूँ, ऑफ 1000 गोल्ड कोइंस 1000 सोने के सिक्कों की। तो दोस्तों यहाँ तक आपको समझ आएगी होगी कहानी कि ये जो बूढ़ा व्यक्ति था जो अपने दो बेटों के साथ राजा साहब के पास आया, और उसने राजा साहब को बताया कि इन दिनों मैं बहुत ज़्यादा गरीबी में, निर्धनता में अपना जीवन बिता रहा हूँ, और कुछ समय की बात है फिर मैं दोबारा से जो है मतलब कि आई राइज टू फेम अगेन, दोबारा से मैं प्रसिद्ध हो जाऊंगा एंड अर्न मनी और पैसे कमाऊंगा। हालांकि एट द मोमेंट, हालांकि इस पल, आई एम बैडली नीड ऑफ 1000 गोल्ड कोइंस मतलब मुझे बहुत अधिक 1000 सोने के सिक्कों की ज़रूरत है। काइंडली कृपया करके, पे मी दिस अमाउंट कृपया करके मुझे ये रकम दे दीजिए। पे मतलब देना, कृपया करके मुझे रकम दे दीजिए। आई विल रीपे दिस लोन विद इन 6 months एट द मोस्ट। दोस्तों ये जो वाक्य है ये फ्यूचर इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ विल का यूज़ किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और रीपे का मतलब होता है अदा करना। तो उसने क्या कहा, आई विल रीपे दिस लोन मतलब मैं ये कर्ज चुका दूंगा विद इन 6 months 6 महीने के भीतर, 6 महीने के अंदर, एट द मोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा। एंड इफ़ यू डोंट आस्क द किंग, राजा ने पूछा एंड इफ़ यू डोंट, यदि तुम ऐसा नहीं करते, एज ए गारंटी अगेंस्ट द लोन। तो उसने क्या कहा कि गारंटी के रूप में, अगेंस्ट द लोन मतलब जो ये लोन है, कर्ज है, उसकी गारंटी के रूप में, अगेंस्ट द लोन मतलब जो गारंटी कह सकते हैं कि कर्ज के एवज़ में, गारंटी के रूप में, आई शेल लीव माई 2 ब्लाइंड सन्स मैं अपने 2 बेटों को छोड़ दूंगा। लीव मतलब छोड़ना। इन योर पैलेस आपके महल में, दे आर हाईली गिफ्टेड एंड विल नॉट हेजिटेट टू सर्व टू द अटमोस्ट ऑफ देयर एबिलिटी। तो उसने क्या किया, दे आर हाईली गिफ्टेड। दोस्तों गिफ्टेड का मतलब होता है जब किसी व्यक्ति के अंदर कोई विशेष गुण हो। तो उसने क्या कहा कि दे आर हाईली गिफ्टेड मतलब इनमें बहुत ज़्यादा गुण हैं। एंड विल नॉट हेजिटेट और ये हेजिटेट नहीं करेंगे मतलब कि हिचकेंगे नहीं, टू सर्व सेवा करने में, टू द अटमोस्ट बहुत अधिक, ऑफ देयर एबिलिटी मतलब वो अपनी योग्यता से अधिक आपकी सेवा करने में नहीं हिचकेंगे। हाउ कैन दीज 2 ब्लाइंड सन्स ऑफ योर्स बी ऑफ एनी सर्विस टू मी। तो राजा आस्क द किंग इन ए लिटिल डिसबिलीफ। दोस्तों डिसबिलीफ का मतलब होता है अविश्वास, इसे नोट कर लीजिए, नाउन है।
राजा ने थोड़े से अविश्वास में पूछा, हाउ कैन दीज टू ब्लाइंड सन्स ऑफ योर्स, आपके ये दो अंधे बेटे बी ऑफ एनी सर्विस टू मी, वो मेरे किसी भी मतलब सेवा के कैसे लायक हो सकते हैं, वो मेरी कैसे सेवा कर सकते हैं। योर मजेस्टी महाराज, वॉट आई टेल यू, मैं आपको क्या बताऊँ नाउ, अब वॉट आई टेल यू नाउ, अब मैं आपको क्या बताऊँ, विल कंपेल यू टू चेंज योर ओपिनियन। और दोस्तों कंपेल का मतलब होता है विवश कर देना या फिर मजबूर कर देना। तो उसने कहा कि महाराज वॉट आई टेल यू नाउ, अब जो मैं आपको वॉट आई टेल यू नाउ, अब जो मैं आपको बताऊंगा, विल कंपेल यू, वो आपको मजबूर कर देगा, टू चेंज योर ओपिनियन, आपकी राय बदलने में, अबाउट दीज टू बॉयज़, इन दो लड़कों के बारे में। तो जो राजा साहब थे उन्होंने उस व्यक्ति से पूछा, जब उस व्यक्ति ने कहा कि मुझे 1000 सोने के सिक्कों की ज़रूरत है तो राजा, और मैं आपको 6 महीने के भीतर वापस कर दूँगा। तो जो राजा साहब थे उन्होंने कहा कि और साथ में उस बूढ़े व्यक्ति ने ये भी कहा कि मैं अपने दोनों अंधे बेटों को गारंटी के तौर पर आपके महल में छोड़ दूँगा। तो जो राजा साहब ने पूछा ये किस काम के, उन्होंने बोला कि ये आपकी ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करेंगे और इनके अंदर बहुत ज़्यादा मतलब कि गुण हैं। फिर जो राजा साहब थे उन्होंने बड़े ही मतलब अविश्वास में पूछा, तो उसके बाद कि भाई ये तो अंधे हैं, मतलब ये मेरे किस काम के हैं। तो उस व्यक्ति ने क्या जवाब दिया, उस बूढ़े व्यक्ति ने, कि अब जो मैं आपको बताऊंगा उससे आपका जो राय है इन दो लड़कों के बारे में, जो आपका जो ओपिनियन है, ओपिनियन का मतलब होता है राय, किसी का मत, जो आपका मत है, जो आपकी राय है वो बदल जाएगी। चलिए देखिए क्या बताया उन्होंने, प्रोसीड, ठीक है बताओ, सेट द किंग, प्रोसीड मतलब आगे बढ़ना, ठीक है आगे बढ़ो, सेट द किंग, राजा ने कहा, शोइंग ग्रेट इंटरेस्ट इन द मैटर, मतलब इस मामले में बहुत ज़्यादा रुचि दिखाते हुए उन्होंने कहा ठीक है आगे बढ़ो। योर मजेस्टी महाराज, कंटिन्यूड द ओल्ड मैन, जो बूढ़ा आदमी था उसने बोलना जारी रखा, माई एल्डर सन इज़ एन एक्सपर्ट जज ऑफ हॉर्सेस, उसने क्या कहा कि जो मेरा बड़ा बेटा है इज़ एन एक्सपर्ट जज, वो एक विशेषज्ञ जज है, ऑफ हॉर्सेस मतलब वो एक घोड़ों को जज करने वाला एक एक्सपर्ट है, विशेषज्ञ है। वाइल जबकि द यंगर वन हैज़ एन अनफेलिंग एक्सपर्टीज़, जबकि जो मेरा छोटा बेटा है उसकी एक अनफेलिंग एक्सपर्टीज़ है। और दोस्तों आप इसे नोट कर लीजिए, अनफेलिंग एक्सपर्टीज़ का मतलब होता है अचूक विशेषज्ञता, जब व्यक्ति बिल्कुल भी गलती के कोई उसमें गुंजाइश ना हो। तो उसने व्यक्ति ने क्या कहा कि वाइल द यंगर वन हैज़ एन अनफेलिंग एक्सपर्टीज़, मतलब कि जबकि जो छोटा बेटा है, हैज़ एन अनफेलिंग एक्सपर्टीज़, उसकी एक अचूक विशेषज्ञता है, ऑन टेस्टिंग द ज्वेल्स, रत्नों को टेस्ट करने में, उनकी जाँच करने में। वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छा, बहुत मतलब कि रुचिकर। सेट द किंग, राजा ने कहा, हाउ डू दे डू इट, ये वो कैसे करते हैं। बोथ माई सन्स रिलाई ऑन देयर सेंस ऑफ स्मेल एंड टच टू डू देयर जॉब, क्या अर्थ हुआ, बोथ माई सन्स, मेरे दोनों बेटे, रिलाई ऑन देयर सेंस। दोस्तों ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है, जहाँ पर यदि सब्जेक्ट आई वी यू दे प्लूरल होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। और आप इसे नोट कर लीजिए, RELY, रिलाई का मतलब होता है विश्वास करना। तो उस बूढ़े, जब राजा साहब ने पूछा कि ये लोग ऐसा कैसे करते हैं, तो उस बूढ़े आदमी ने क्या जवाब दिया, बोथ माई सन्स रिलाई ऑन देयर सेंस ऑफ स्मेल एंड टच, मतलब कि मेरे दोनों बेटे अपने सूंघने और छूने का जो इंद्रियां हैं, स्पर्श करने की जो सेंस है, मतलब जो इंद्रियां हैं, उस पर वो विश्वास करते हैं, टू डू देयर जॉब, अपने काम को करने के लिए। इफ़ यू एवर फाइंड दैम इनकरेक्ट, यदि ये कभी भी आपको इनकरेक्ट लगते हैं, गलत लगते हैं, इन देयर जजमेंट, अपनी जजमेंट में, यू में गेट दैम बी हेडेड, तुम इनके सर कटवा सकते हो, एंड मे ऑल्सो पनिश मी आफ्टर आई रिटर्न फ्रॉम माई मिशन, और आप मुझे भी दंडित कर सकते हो जब मैं अपने मिशन से वापस आ जाऊंगा। सेट द ओल्ड मैन, बूढ़े आदमी ने कहा, विद ग्रेट कॉन्फिडेंस, बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास से। तो दोस्तों इस चीज़ का मतलब समझ आ गया होगा आपको, जब राजा साहब ने पूछा कि ये ऐसा कैसे करते हैं, जो बूढ़ा व्यक्ति ने बताया कि जो मेरे दोनों बेटे हैं वो अपने सूंघने और छूने का जो इंद्रियां हैं उस पर वो विश्वास करते हैं। और या अगर ऐसा कभी होता है कि आपको ये कभी भी इनकरेक्ट लगते हैं अपनी जजमेंट में, मतलब जिस चीज़ को जज कर रहे हैं उसमें वो गलत साबित होते हैं, तो आप उनको बीहेड करवा सकते हो, सर कलम कर सकते हो, और आप मुझे भी दंड दे सकते हो जब मैं वापस आ जाऊं। और ये जो बात थी वो बूढ़े आदमी ने बड़े ही कॉन्फिडेंस से कही। ऑल राइट, ठीक है, हेयर टेक योर मनी, ठीक है अपने पैसे ले लो। सेइंग सो, ऐसा कहते हुए, द किंग हैंडेड ओवर 1000 गोल्ड कॉइन्स टू द ओल्ड मैन। हैंड ओवर मतलब होता है किसी को सौंपना, देना। तो क्या अर्थ हुआ, ऐसा कहते हुए, द किंग हैंडेड ओवर 1000 गोल्ड कॉइन्स टू द ओल्ड मैन, राजा ने
बूढ़े आदमी को 1000 सोने के सिक्के थमा दिए, उनको सौंप दिए। एंड ऑर्डर्ड, और आदेश दिया, टू टेक द 2 ब्लाइंड ब्रदर्स, कि वो दोनों भाइयों को ले जाएं इन द किंग सर्विस, राजा की सेवा में। आगे देखिए। वन डे अ हॉर्स ट्रेडर केम टू द रॉयल कोर्ट टू सेल अ हॉर्स टू द किंग। क्या अर्थ हुआ? एक दिन एक जो हॉर्स ट्रेडर था, ट्रेडर का अर्थ होता व्यापारी, एक जो घोड़ा व्यापारी था, केम टू द रॉयल कोर्ट, वो शाही दरबार आया, टू सेल, बेचने, अ हॉर्स, एक घोड़ा बेचने आया, टू द किंग, राजा को, द एलिगेंट एंड वेल ब्रेड हॉर्स। और ये जो एलिगेंट का अर्थ होता है बहुत ज़्यादा अच्छा, सुंदर, और ये जो बहुत सुंदर और वेल ब्रेड हॉर्स था, जो अच्छी प्रजाति का घोड़ा था। द ट्रेडर क्लेम्ड, मतलब जो व्यापारी था उसने दावा किया कि ये बहुत ही अच्छी नस्ल का घोड़ा है। बिलोंग्ड टू द अरबियन ब्रीड, जो कि अरबियन नस्ल को बिलोंग करता है, मतलब ये उस संबंधित है। दिस हॉर्स इज़ वेरी फेथफुल, ये जो घोड़ा है वो बहुत ज़्यादा फेथफुल है। फेथफुल का अर्थ होता है वफ़ादार होना, ये बहुत वफ़ादार घोड़ा है। एंड रन्स वेरी फास्ट, और बहुत तेज़ दौड़ता है। क्लेम द ट्रेडर, व्यापारी ने दावा किया। एंड परसुएडेड द किंग, परसुएड मतलब मनाना, और उसने राजा को मना लिया, टू बाय द हॉर्स, घोड़ा खरीदने के लिए। द किंग सेंट फॉर द ब्लाइंड जज ऑफ हॉर्सेस, राजा ने जो जज मतलब कि द किंग सेंट फॉर द ब्लाइंड जज ऑफ हॉर्सेस, राजा ने अंधे जो जज था घोड़ों का, उसको उसने बुलवाया। When he reached the court, जब वह दरबार आया, the king ordered him, राजा ने उसको आदेश दिया, to examine the horse, घोड़े की जांच करने का उसको आदेश दिया। Tell me, मुझे बताओ, about its quality, इसके गुणों के बारे में, and its nearest value, और जो उसकी वैल्यू है, मतलब जो इसका मूल्य है उसके बारे में बताओ, said the king। चलिए आगे देखिए। राजा ने कहा, When the blind boy began to examine the horse, और ये begin की सेकंड फॉर्म है, begin मतलब शुरू करना, सेकंड फॉर्म begin। When the blind boy, जब began to examine the horse by touching and smelling it, जब अंधे लड़के ने शुरू किया the horse जांच, घोड़े की जांच करना शुरू किया, बाय टचिंग, उसको छू कर, एंड स्मेलिंग इट, और उसको सूंघ कर, द हॉर्स ट्रेडर गॉट इन्फ्यूरिएटेड, जो घोड़ा व्यापारी था वो बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गया। इन्फ्यूरिएटेड मतलब क्रोधित हो जाना। और दोस्तों ये एडजेक्टिव है, इसे वर्ब बनाने के लिए यहाँ पर गेट का यूज़ किया गया। तो जब भी आप किसी एडजेक्टिव को वर्ब बनाना चाहते हैं तो आपको एक सपोर्टिंग वर्ब का यूज़ करना होगा। तो यहाँ पर सपोर्टिंग वर्ब के रूप में गेट का यूज़ किया गया है। तो क्या अर्थ हुआ कि जो घोड़ा व्यापारी था वो इस बात से क्या हुआ, यहाँ से देख लेते हैं ताकि आपको मीनिंग समझ में आ जाए। व्हेन द ब्लाइंड बॉय बिगेन टू एग्जामिन द हॉर्स बाय टचिंग एंड स्मेलिंग इट, जब अंधे लड़के ने घोड़े की जांच करना शुरू किया, उसे छूकर और उसको सूंघकर, द हॉर्स ट्रेडर गॉट इन्फ्यूरिएटेड, जो व्यापारी था वो क्रोधित हो गया, नाराज़ हो गया। ही सैड, उसने कहा, हाउ स्ट्रेंज, कितना अजीब। और दोस्तों स्ट्रेंज एडजेक्टिव होता है, तो उसने कहा कितना अजीब, हाउ स्ट्रेंज, कितनी अजीब बात है। अ ब्लाइंड बॉय, एक अंधा लड़का, एग्जामिनिंग, जांच कर रहा है हॉर्स, घोड़े की। यू हैड बेटर स्टॉप इट, इससे अच्छा होगा कि आप इसे छोड़ दो। वॉट ए वे टू वेस्ट माई टाइम, मतलब कितना अच्छा तरीका है मेरा समय बर्बाद करने का। एज वेल एज, मेरा, एज वेल एज दैट ऑफ हिज मैजेस्टी, और महाराज का। बट द ब्लाइंड बॉय टर्न टूवर्ड्स द किंग, टर्न का मतलब मोड़ना, लेकिन जो अंधा लड़का था टर्न टूवर्ड्स द किंग, वो राजा की तरफ मुड़ा। एंड सेड टू हिम, और उसको कहा, योर मैजेस्टी, महाराज, इट इज़ बेटर नॉट टू परचेज दिस हॉर्स, महाराज ये अच्छा होगा कि आप इस घोड़े को ना खरीदें। इट माइट हर्ट यू, ये शायद आपको चोट पहुंचा सकता है। व्हेन यू राइड इट, जब आप इसकी सवारी करें। चलिए आगे देखिए। वॉट नॉनसेंस शाउटेड द ट्रेडर, क्या नॉनसेंस का मतलब होता है बेकार की बात या बकवास। तो उसने क्या कहा, वॉट नॉनसेंस, क्या बकवास है। शाउटेड द ट्रेडर, लूजिंग हिज टेम्पर, शाउट मतलब चिल्लाना, और ये सेकंड फॉर्म है। वॉट नॉनसेंस शाउटेड द ट्रेडर लूजिंग हिज टेम्पर, मतलब अपने को अपना आपा गंवाते हुए जो ट्रेडर था, व्यापारी था, वो चिल्लाया कि क्या बकवास है। हाउ कैन यू डिसवेड द किंग लाइक दैट, तुम राजा को कैसे। और दोस्तों आप इस वर्ड की मीनिंग को ज़रूर नोट कर लें यदि आपको इसकी मीनिंग नहीं पता है। DISSUAD, डिसवेड का मतलब होता है किसी को रोकना किसी काम से। तो उसने क्या कहा कि क्या बकवास है,
आप मतलब अपना आपा गवाते हुए वो चिल्लाया कि क्या बकवास है, हाउ कैन यू डिसुएड द किंग लाइक दैट, तुम राजा को इस तरह से कैसे रोक सकते हो। देन अपॉन द एडवाइस ऑफ द ब्लाइंड बॉय, फिर अंधे लड़के की सलाह पर द किंग कमांडेड, राजा ने आदेश दिया, वन ऑफ हिज एक्सपर्ट राइडर्स, अपने एक मतलब कि विशेषज्ञ राइडर को, घोड़सवार को, टू माउंट द हॉर्स बैक, घोड़े की पीठ पर सवार होने का। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा दोस्तों। जब वो जो ट्रेडर था वो गुस्से में चिल्लाया कि ये क्या बकवास है और तुम राजा को ऐसे कैसे रोक सकते हो। फिर जो राजा साहब थे, देन अपॉन द एडवाइस ऑफ द ब्लाइंड बॉय, फिर उस अंधे लड़के की सलाह पर द किंग कमांडेड, जो राजा साहब थे उन्होंने आदेश दिया, वन ऑफ हिज एक्सपर्ट राइडर, अपने एक कुशल राइडर को, राइडर मतलब घुड़सवार को, टू माउंट द हॉर्स बैक, घोड़े की पीठ पर सवार होने का आदेश दिया। माउंट का मतलब सवार होना। बट एज सुन एज द ट्रेडर माउंटेड द हॉर्स, लेकिन जैसे ही वो जो राइडर था, घुड़सवार था, वो माउंटेड द हॉर्स, वो घोड़े पर चढ़ा, ही वॉज वायोलेंटली थ्रोन ऑफ द बैक बाय द हॉर्स, उसे बहुत ही वायोलेंटली मतलब हिंसक रूप से थ्रोन ऑफ फेंक दिया गया, द बैक बाय द हॉर्स, हॉर्स के द्वारा पीठ से उसको फेंक दिया गया। चलिए आगे देखिए। द ट्रेडर स्टूड स्टन्ड, जो व्यापारी था स्टूड स्टन्ड, वो एकदम चौंक कर खड़ा हो गया। ही सैड, उसने कहा, बट लेकिन इट नेवर बिहेव्स विद मी लाइक दैट, लेकिन ये कभी भी मेरे साथ ऐसा व्यवहार नहीं करता है। यस, हाँ, इट सर्टेनली डज नॉट हार्म यू, हाँ ये निश्चित रूप से आपको हानि नहीं पहुंचाता है। सेड द ब्लाइंड बॉय, अंधे लड़के ने कहा, द रियलिटी इज़ दैट, जो रियलिटी है, जो सत्यता है, वो जो सच्चाई है वो ये है, मतलब जो वास्तविकता है वो ये है, दैट दिस हॉर्स डज नॉट हार्म एनी मिल्कमैन, कि ये जो घोड़ा है, डज नॉट हार्म एनी मिल्कमैन, वो किसी भी मिल्कमैन को मतलब कि दूधिया को, ग्वाला को हानि नहीं पहुंचाता है। वाई डिड यू गिव अप योर ओल्ड प्रोफेशन, तो उसने आगे क्या कहा, वाई डिड यू गिव अप। और दोस्तों ये पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी इंट्रोगेटिव का वाक्य बनाएंगे तो डिड का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, फिर सब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। उसके अलावा दोस्तों यदि हम इंट्रोगेटिव वर्ड का भी प्रयोग करते हैं तो इंट्रोगेटिव वर्ड को हेल्पिंग वर्ब से पहले लगाना होता है। तो यहाँ पर इंट्रोगेटिव वर्ड को भी यूज़ किया गया है। वाई मतलब क्यों, तो उसने क्या कहा, वाई, लड़के ने क्या कहा कि वाई डिड यू गिव अप योर ओल्ड प्रोफेशन। प्रोफेशन का मतलब होता है कोई किसी भी तरह का पेशा। तो उसने क्या कहा कि वाई डिड यू गिव अप योर ओल्ड प्रोफेशन, तुमने अपना पुराना पेशा क्यों छोड़ा, मतलब तुमने अपना पुराना जो व्यवसाय था वो तुमने क्यों छोड़ा। हाउ डू यू नो आई वॉज एवर ए मिल्कमैन, तुम कैसे जानते हो आई वॉज एवर ए मिल्कमैन, मैं कभी एक ग्वाला था, या मैं कह सकता हूँ मैं कभी एक दूध वाला था, तुम कैसे जानते हो। आस्क्ड द हॉर्स ट्रेडर, घोड़ा व्यापारी ने पूछा, विद ग्रेट सरप्राइज, मतलब बहुत ज़्यादा हैरानी से उसने क्या पूछा कि भाई तुम ये कैसे जानते हो। दोस्तों इस बात का मतलब आपको समझ आ ही गया होगा कि ये जो अंधा बालक था, जब उसने राजा साहब को बताया कि भाई ये जो घोड़ा है ये आप ना खरीदें, ये ठीक नहीं है, तो जो और उस साथ में उसने सलाह भी दी राजा साहब को, तो उसकी सलाह पर राजा साहब ने आदेश दिया अपने एक अच्छे राइडर को कि वो घोड़े की पीठ पर सवार हो। और जैसे ही वो व्यक्ति मतलब जो घुड़सवार था वो सवार हुआ, राजा साहब के कहने पर उस घोड़े ने उसको अपनी पीठ से फेंक दिया। और जो इस बात को देखकर जो व्यापारी था वो भी एकदम सन्न रह गया और उसने कहा कि ऐसा मतलब मेरे साथ ही कभी भी ऐसा व्यवहार नहीं करता है। तो जो बालक था, जो अंधा बालक था, उसने क्या कहा कि बिल्कुल सही बात है, मतलब ये आप ऐसा नहीं करता है, क्योंकि जो वास्तविकता है वो ये है कि वो किसी भी दूध वाले को मतलब जो ग्वाला होते हैं उनको ये कभी भी नुकसान नहीं पहुँचाता। और उसने फिर आगे पूछा कि वाई डिड यू गिव अप योर ओल्ड प्रोफेशन, तुमने अपना पुराना व्यापार जो था, पेशा क्यों छोड़ा। उस बात पर ये जो व्यापारी था उसने बड़े ही एक ग्रेट सरप्राइज़ के साथ, मतलब एक बहुत ही ज़्यादा हैरानी के साथ उसने से पूछा कि भाई आप कैसे जानते हो कि मैं कभी एक ग्वाला था। चलिए आगे देखिए, आगे में पता चलेगा। आई हैव कम टू नो ऑल दिस बाय स्मेलिंग योर हॉर्स। और दोस्तों ये जो वाक्य है आप इसे नोट कर लें, यहाँ पर आपको दो इन्फॉर्मेशन मिलेंगी। पहली बात तो ये कि ये प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब होता है वर्तमान में किसी
क्रिया का पूरा होना पाया जाना, जहाँ पर हैज़ या हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। और कम टू नो को भी नोट कर लीजिए। कम टू नो मतलब होता है पता चलना, और थर्ड फॉर्म भी कम टू नो। सेकंड फॉर्म वैसे केम टू नो है, चाहे तो नोट कर लीजिए। और फर्स्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम है, थर्ड फॉर्म है कम टू नो। तो क्या अर्थ हुआ, आई हैव कम टू नो, मुझे पता चल चुका है, ऑल दिस मतलब मुझे सब पता चल चुका है, बाय स्मेलिंग योर हॉर्स, आपके घोड़े को सूंघ कर। तो उस लड़के ने क्या जवाब दिया, आई हैव कम टू नो ऑल दिस बाय स्मेलिंग योर हॉर्स, मतलब आपके घोड़े को सूंघ कर मुझे ये सब पता चल चुका है। आई नो, मैं जानता हूँ, दैट कि दिस हॉर्स वॉज बॉर्न इन योर हाउस, कि ये जो घोड़ा है इसका जन्म आपके घर में हुआ था। यू फेड इट ऑन बफलोज मिल्क। तो और दोस्तों फीड का मतलब खिलाना पिलाना, सेकंड फॉर्म होती है फैड। और उस बच्चे ने, वो जो बालक था, उसने आगे क्या बताया, यू फैड इट ऑन बफलोज मिल्क, तुमने इसे बफलो मिल्क मतलब कि जो भैंस का दूध है उससे, तो उसका तुमने इसका पालन पोषण किया। इट्स पेरेंट्स वर ऑल्सो ऑन्ड बाई यू, और जो इसके पेरेंट्स थे, माता पिता थे, वर ऑल्सो ऑन्ड बाई यू, उसके भी आप मालिक थे। ऑन मतलब मालिक होना। आगे देखिए, द ट्रेडर लेफ्ट द कोर्ट अलॉन्ग विद हिज हॉर्स विदाउट अटरिंग अ वर्ड, और जो व्यापारी था लेफ्ट द कोर्ट, वो दरबार से चला गया, और लीव का मतलब छोड़ना, निकलना, रवाना होना, और सेकंड फॉर्म में लेफ्ट, वो दरबार से चला गया अलॉन्ग विद हिज हॉर्स, अपना घोड़ा लेकर, विदाउट अटरिंग अ वर्ड, बिना एक शब्द बोले वो दरबार से चला गया। आगे देखिए, देन आफ्टर सम डेज, फिर कुछ दिन बाद, अ ज्वेलर केम टू द किंग, एक जो राजा था वो एक जो ज्वेलर था, ज्वेलर मतलब सुनार, एक जो सुनार था, केम टू द किंग, वो राजा के पास आया, विद ए नंबर ऑफ प्रीशियस स्टोन्स मतलब एक कई कीमती पत्थर लेकर, एंड जेम्स और रत्न लेकर। द किंग पिक्ड अप अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ डायमंड, जो राजा था उसने, जो राजा साहब थे उन्होंने एक बहुत ही सुंदर जो एक डायमंड का टुकड़ा था, पीस ऑफ डायमंड, वो उठाया, पिक मतलब उठाना, और ये सेकंड फॉर्म है। एंड गिविंग इट टू द यंगर ब्लाइंड ब्रदर सेड, और छोटे अंधे लड़के को, भाई को देते हुए कहा, टेस्ट दिस, इसकी जांच करो, टेस्ट दिस डायमंड, इस डायमंड की, इस हीरे की जांच करो, एंड लेट मी नो, और मुझे बताओ, योर व्यूज़ अबाउट इट, और मुझे अपनी इसके बारे में मुझे अपनी राय बताओ। आगे देखिए, द ब्लाइंड बॉय एग्जामिन द डायमंड, जो अंधा लड़का था उसने हीरे की को जांच की, एग्जामिन मतलब जांच करना, सेकंड फॉर्म एग्जामिन, अंधे लड़के ने हीरे की जांच की, डायमंड पीस मतलब हीरे के टुकड़े की जांच की, बाय रबिंग इट, उसको रगड़ कर, बिटवीन हिज पाम्स मतलब अपनी हथेलियों के बीच में उसको रगड़ कर, सेवरल टाइम्स कई बार, एंड देन सैड, और कहा, दिस डायमंड इज़ ऑफ कोर्स वेरी वैल्यूएबल, उसने क्या कहा कि वास्तव में ये जो हीरा है, इज़ ऑफ कोर्स वेरी वैल्यूएबल, वो वास्तव में बहुत ज़्यादा मूल्यवान है, बट इट वुड प्रूव इनऑस्पिशियस टू द वियरर। दोस्तों आप इसे नोट कर लीजिए, इनऑस्पिशियस मतलब अशुभ होता है, और वियरर मतलब पहनने वाला। तो उसने क्या कहा कि बट इट वुड प्रूव, लेकिन ये साबित होगा, इनऑस्पिशियस टू द वियरर, लेकिन ये पहनने वाले के लिए बहुत ज़्यादा क्या है, अशुभ साबित होगा। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि जो अंधा लड़का था उसने उसकी जांच की, और कैसे जांच की, पीस बाय रबिंग इट बिटवीन हिज पाम्स, उसको अपनी हथेलियों के बीच में रगड़कर, कई बार उसको अपनी हथेलियों के बीच में रगड़कर, और फिर उसने क्या जवाब दिया कि ये जो डायमंड है वो वास्तव में बहुत वैल्यूएबल है, कीमती है, लेकिन जो इसको पहनेगा, जो उसका जो वेयर होगा, उसके लिए क्या है, ये अशुभ साबित होगा। हाउ इज़ इट सो, ऐसा कैसे है, आज द किंग, राजा ने पूछा। योर मजेस्टी महाराज, सेड द ब्लाइंड बॉय, अंधे लड़के ने कहा, दिस डायमंड पीस हैज़ टेकन द लाइफ ऑफ एटलीस्ट 2 मेंबर्स ऑफ द ज्वेलर्स फैमिली। और दोस्तों ये भी प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है, क्योंकि यहाँ पर हैज़ का यूज़ किया गया है, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई गई है। तो उस अंधे लड़के ने क्या कहा कि दिस डायमंड हैज़ टेकन द लाइफ ऑफ एटलीस्ट 2 मेंबर्स ऑफ द ज्वेलर्स फैमिली, मतलब ये हीरा सुनहार के परिवार के कम से कम 2 सदस्यों की जान ले चुका है। हियरिंग दिस, ऐसा सुनकर, द ज्वेलर बैग्ड टू द किंग्स पार्डन, जो राजा जो ज्वेलर था, सुनार था, बैग्ड, वो माफ़ी मांगने लगा, द किंग्स पार्डन मतलब कि राजा से माफ़ी मांगने लगा, एंड लेफ्ट द रॉयल कोर्ट, और वो शाही दरबार छोड़कर चला गया, अलॉन्ग विद हिज जेम्स एंड प्रीशियस स्टोन्स मतलब अपने कीमती पत्थरों और रत्नों को लेकर वो दरबार से चला गया। चलिए आगे देखिए, नाउ अब अ फ्यू डेज लेटर, कुछ दिन बाद, द फादर ऑफ द 2 ब्लाइंड बॉयज़ केम बैक, जो पिता था
दो अंधे लड़कों का दो अंधे लड़कों का केम बैक, वो वापस आया फ्रॉम हिज मिशन, अपने मिशन से। ही लुक्ड हैप्पी, वो खुश लग रहा था। एंड रिपेड द लोन, और उसने जो लोन था, कर्ज था, वो उसने चुका दिया। ऑफ 1000 गोल्ड कॉइन्स, 1000 सोने के सिक्कों का, टू द किंग, राजा को। देन ही आस्क्ड फॉर द किंग्स परमिशन, फिर उसने राजा से परमिशन मांगी, आज्ञा मांगी, टू टेक बैक हिज सन्स विद हिम, अपने साथ अपने दोनों बेटे को टेक बैक हिज, अपने बेटों को अपने साथ ले जाने की उसने राजा की आज्ञा मांगी। आगे देखिए। When the old man was nearly ready to leave the king's court, और जब बूढ़ा आदमी was nearly ready, लगभग तैयार था, to leave the king's court, राजा के दरबार से जाने के लिए, accompanied by his sons, अपने बेटों को लेकर, the king asked him, राजा ने उससे पूछा, you are the father of these two talented sons, तो उस राजा साहब ने पूछा कि you are the father of these two talented sons, मतलब आप इन दो प्रतिभाशाली बेटों के पिता हैं। वॉट स्पेशल टैलेंट डू यू हैव, आपके अंदर क्या विशेष प्रतिभा है। आई कैन टेल द रियलिटी ऑफ ए पर्सन, रिप्लाइड द ओल्ड मैन, मतलब बूढ़े आदमी ने, रिप्लाइड द ओल्ड मैन, बूढ़े आदमी ने जवाब दिया, आई कैन टेल द रियलिटी ऑफ ए पर्सन, मैं एक व्यक्ति की रियलिटी जो है, वास्तविकता जो है, उसकी सच्चाई है, मतलब जो वास्तविकता है वो मैं बता सकता हूँ। तो जब राजा साहब ने उनसे पूछा कि आप जो हैं वो दो प्रतिभाशाली बेटों के पिता हैं, व्हाट स्पेशल टैलेंट डू यू हैव, आपके अंदर क्या विशेष गुण है, क्या आपके अंदर टैलेंट है, तो इस बात पर उस व्यक्ति ने क्या, जब बूढ़े आदमी ने क्या जवाब दिया, आई कैन टेल द रियलिटी ऑफ ए पर्सन, मैं एक व्यक्ति की सच्चाई बता सकता हूँ। देन स्पीक अबाउट मी, फिर मेरे बारे में बोलो। व्हाट एम आई, मैं क्या हूँ। यू आर द सन ऑफ ए थीफ, सेड द ओल्ड मैन, बूढ़े आदमी ने क्या कहा, यू आर द सन ऑफ ए थीफ। और दोस्तों ये सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है, जहाँ पर इज एम आर के साथ नाउन या एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाता है। तो उस बूढ़े आदमी ने क्या जवाब दिया, यू आर द सन ऑफ ए थीफ, आप एक चोर के बेटे हो। दिस इनरेज द किंग, इनरेज का मतलब क्रोधित कर देना, और ये सेकंड फॉर्म है, दिस इनरेज द किंग, और इस बात ने राजा को नाराज़ कर दिया, क्रोधित कर दिया। ही शाउटेड, वह चिल्लाया, एंड देन ऑर्डर्ड, और आदेश दिया, दैट की द ओल्ड मैन, बूढ़ा आदमी, एंड हिज टू सन्स, और उसके दो बेटे, शुड बी इमीडिएटली बीहेडेड, और उसके दोनों बेटों को इमीडिएटली मतलब तुरंत बीहेड, सर कलम किए जाने चाहिए। और दोस्तों ये जो वाक्य है यहाँ पर शुड का यूज़ पैसिव में किया गया है। शुड का प्रयोग सलाह को दर्शाने के लिए किया जाता है, और जब हम पैसिव में इसका यूज़ करेंगे तो शुड बी के साथ थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि इस बात ने राजा को क्रोधित कर दिया, और वो चिल्लाया कि, और उसने आदेश दिया कि बूढ़ा आदमी और उसके दो बेटों को तुरंत सर कलम किए जाने चाहिए। तो दोस्तों यहाँ तक आपको कहानी ज़रूर समझ आई होगी कि ये जो दोनों बेटे थे जिनको मतलब कि बूढ़ा आदमी रख कर गया था गारंटी के तौर पर, इन दोनों ने ही मतलब कि अपना जो टैलेंट था राजा साहब को दिखाया, और जब समय पूरा होने पर वो जो बूढ़ा आदमी वापस आया अपने बेटों को लेने के लिए, तो उसने राजा साहब का कर्ज भी चुकाया, साथ में उसने राजा साहब से आज्ञा ली कोर्ट से, मतलब कि वहाँ से जाने की अपने बेटों को लेकर। तो जो राजा साहब, जब वो व्यक्ति जाने वाला था अपने बेटों को लेकर, तो जो राजा साहब थे उन्होंने उससे पूछा कि भाई आप जो है दो प्रतिभाशाली बेटों के पिता हैं, तो आखिर आप में भी कौन सा ऐसा गुण है, आप में भी क्या प्रतिभा है। तो इस बात पर वो जो बूढ़ा व्यक्ति था उसने जवाब दिया कि मैं किसी भी व्यक्ति की सच्चाई बता सकता हूँ। फिर जो राजा साहब थे उन्होंने बोला ठीक है, देन स्पीक अबाउट मी, फिर मेरे बारे में बताओ। तो जो बूढ़ा आदमी था उसने सच्चाई बताई कि आप एक चोर के बेटे हो, और ये जो बात थी उसने राजा को बहुत ज़्यादा क्रोधित कर दिया, और उसने वो एकदम चिल्लाया, और राजा ने कहा, राजा साहब ने, कि इस बूढ़े आदमी को और इनके दोनों बेटों को तुरंत सर कलम किया जाना चाहिए। चलिए आगे देखिए। हैविंग फिनिश्ड द स्टोरी पूरी ख़त्म करने के बाद बेताल आस्क्ड किंग विक्रमादित्य, बेताल ने राजा विक्रमादित्य से पूछा, विक्रम वॉज द किंग जस्टिफाइड। दोस्तों जस्टिफाइड का मतलब होता है न्यायपूर्ण होना। विक्रम वॉज द किंग जस्टिफाइड इन ऑर्डरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द ओल्ड मैन एंड हिज टू सन्स। पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि हैविंग फिनिश द ओल्ड स्टोरी, मतलब कि स्टोरी को पूरा करने के बाद जो बेताल था उसने राजा विक्रमादित्य से पूछा, विक्रम वॉज द किंग जस्टिफाइड। और दोस्तों जस्टिफाइड का मतलब होता है न्यायपूर्ण होना, कि क्या राजा न्यायपूर्ण था इन ऑर्डरिंग, आदेश देने में, द एग्जीक्यूशन, फांसी का आदेश देने में, और बूढ़े आदमी को और उसके बेटों की। स्पीक अप इमीडिएटली, तुरंत बोलो, अदरवाइज वरना आई शैल ब्रेक योर हेड, मैं तुम्हारा सर तोड़ दूंगा, इनटू टू पीसेस, दो टुकड़ों में। चलिए आगे देखिए उन्होंने क्या जवाब दिया।
किंग विक्रमादित्य थॉट फॉर ए मोमेंट एंड देन रिप्लाइड। राजा विक्रमादित्य ने एक क्षण के लिए सोचा, फिर उन्होंने फिर जवाब दिया। बेताल, द किंग वॉज नो डाउट अनजस्टिफाइड, मतलब बेताल इस चीज़ में कोई शक नहीं है कि वो अनजस्टिफाइड था इन हिज एक्ट, मतलब वो अपने इस काम में अन्यायपूर्ण था। ही वॉज रियली अ सन ऑफ ए थीव, वो वास्तव में एक चोर का बेटा था। बिकॉज, क्योंकि ही कुड नॉट टॉलरेट मतलब बर्दाश्त करना, क्योंकि वह बर्दाश्त नहीं कर सका द बिटर ट्रूथ, कड़वे सच को, अबाउट हिमसेल्फ, अपने खुद के बारे में। बट द ब्लेम मस्ट ऑल्सो लाई ऑन द ओल्ड मैन, लेकिन ये जो दोष है वो बूढ़े आदमी पर भी जाता है। ही शुड हैव रियलाइज्ड, और दोस्तों ये जो वाक्य है यहाँ देखिए शुड का यूज़ किया गया है। शुड का यूज़ जैसे मैंने आपको बताया सलाह को दर्शाने के लिए किया जाता है, और जब शुड का यूज़ पास्ट में किया जाएगा तो वहाँ पर शुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। रियलाइज़ का मतलब एहसास होना और ये थर्ड फॉर्म है। तो क्या अर्थ हुआ, ही शुड हैव रियलाइज्ड, उसको एहसास होना चाहिए था, वॉट ही वॉज सेइंग, कि वो क्या कह रहा है। हैविंग फेल टू डू सो, ऐसा करने में विफल होने पर, ही बिकेम, वह बन गया, सोनली रिस्पॉन्सिबल, मतलब अकेले रिस्पॉन्सिबल हो गया वो, सोनली मतलब अकेले ही वो रिस्पॉन्सिबल हो गया, जिम्मेदार हो गया, फॉर हिज ऑन डेथ, अपनी मृत्यु के लिए, एज वेल एज, और उनके लिए, दोज ऑफ हिज टू सन्स, और अपने दोनों बेटों के लिए। योर सेंस ऑफ जजमेंट इज़ प्रेजवर्थी, और दोस्तों मैं चाहूँगा इस वर्ड को नोट कर लें। प्रेजवर्थी नाउन है जिसका मतलब होता है प्रशंसनीय। सेड बेताल, बेताल ने क्या कहा कि योर सेंस ऑफ जजमेंट इज़ प्रेजवर्थी, मतलब जो आपकी न्याय के प्रति समझ है वो क्या है, प्रशंसनीय है, बेताल ने कहा। बट लेकिन इवन देन, फिर आई एम गोइंग बैक टू माई अबोर्ड, मैं अपने घर वापस जा रहा हूँ, बिकॉज, क्योंकि यू हैव स्पोकन, क्योंकि आपने बोला है, डिस्पाइट माई रिपीटेड वार्निंग्स, मतलब मेरे बार बार चेतावनी देने के बावजूद, डिस्पाइट मतलब बावजूद, आगे देखिए सेइंग सो, ऐसा कहते हुए बेताल फ्लू अवे, बेताल उड़कर चला गया, फ्रॉम द शोल्डर ऑफ द किंग विक्रमादित्य, राजा विक्रमादित्य के कंधों से, एंड हेडेड, और वो चला गया स्ट्रेट सीधा, फॉर हिज अबोर्ड, अपने घर की तरफ, इन द पीपल ट्री, पीपल पेड़ पर। किंग विक्रमादित्य ड्रू हिज रॉयल शोर्ड, और जो राजा विक्रमादित्य थे उन्होंने खींची हिज रॉयल शोर्ड, अपनी शाही तलवार खींची, फ्रॉम इट्स स्टील्थ, उसकी मयान से, एंड चेस्ड, और पीछा किया, बेताल का, टू कैच हिम अगेन, उसे दोबारा पकड़ने के लिए। चलिए, तो दोस्तों कहानी काफ़ी लंबी थी और कई जगहों पर मैंने इसको सीधा ही सीधा ट्रांसलेट करा, क्योंकि यदि मैं इसको एक एक चीज़ करके ट्रांसलेट करता तो वो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता दोस्तों, और मुझे भी थोड़ा सा गले में तकलीफ़ होनी शुरू हो गई थी। तो कई जगहों पर माफ़ी चाहूँगा अगर आपको ऐसा लगा हो मैंने थोड़ा जल्दी पढ़ा है। तो दोस्तों जल्दी पढ़ने का रीज़न यही था कि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा था। तो दोस्तों ये आज की कहानी थी। यदि आपको कहानी पसंद आई हो, मेरा पढ़ाने का प्रयास अच्छा लगा हो और आपको लगा हो कि आपने आज कुछ सीखा है, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। कोई भी सुझाव हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।